नमस्कार, मैं पूनम तांगर और आप देख रहे हैं एमबी नेटवर्क का बुलेटिन की शुरुआत जरूरी खबर के साथ। महिला आरक्षण बिल से जुड़ी बड़ी खबर। आज 7 घंटे महिला आरक्षण बिल पर चर्चा होगी। नारी शक्ति बंधन अधिनियम पर भी चर्चा होगी। कल लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश हुआ था और आज इस पर मोहर लगना बाकी है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम पर भी आज चर्चा होगी। करीब 7 घंटे आज सदन में चर्चा होनी है क्योंकि विशेष सत्र चल रहा है। 5 दिन का आज तीसरा दिन विशेष सत्र का। ऐसे में बिल पर चर्चा होगी। महिला आरक्षण बिल पर चर्चा होनी है और साथ ही साथ इसे लेकर लोकसभा में महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति बंधन विधेयक पेश किया गया। इसमें लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन का प्रावधान रखा गया है। अगर बिल कानून बन जाता है तो भी ये बिल 2024 में लागू होने की संभावना इसकी नहीं है क्योंकि इसके लिए जो अभी जनगणना और परिसीमन की जो प्रक्रिया है वो बाकी रह गई है। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी ओमशील हमारे साथ जुड़ गए। ओमशील, लगातार ये चर्चा विशेष सत्र शुरू होने से पहले ही की जा रही थी कि महिला आरक्षण बिल लाया जाएगा और आज इस पर चर्चा होनी है नए संसद भवन में। जरूर पूनम, ये बिल ऐसा नहीं है कि ये आज ही लाया जाएगा या फिर कल ही पेश किया गया है सदन में। बिल ये पहले ही पेश किया गया है। वो अलग चीज है कि वो बिल पास नहीं हो पाया किसी कारणवश, क्योंकि ये जो बिल है, पहले तो हमें पूरे बिल के बारे में समझना पड़ेगा। ये जो बिल है इसमें आरक्षण जो दिया जा रहा है वो किन महिलाओं को दिया जा रहा है। इस बिल में जो आरक्षण दिया जा रहा है वो एसटी महिलाओं को दिया जा रहा है। तो सवाल जो पार्टियां हैं, जो कुछ पार्टियां विरोध कर रही हैं, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि सिर्फ एसटी को ही क्यों दिया जा रहा है, ओबीसी समाज को क्यों नहीं दिया जा रहा। तो जितने भी जो पहले बिल रुका, जो इससे पहले 1999 में बिल रुका, 2008 में बिल रुका, 2010 में बिल रुका, तो इसका कारण यही था कि जो आरजेडी और तमाम जो दलें थी वो इसके विरोधी, क्योंकि इसमें ओबीसी का कहीं जिक्र नहीं था। और इसमें अगर ये इम्प्लीमेंट होता भी है, अब सवाल ये है कि अगर अभी सरकार चाह रही है कि बिल पास हो जाए और ये बिल इम्प्लीमेंट हो, तो अगर तो जितने भी तमाम पक्षधर हैं ये भी सवाल उठा रहे हैं ऐसा क्या जरूरत आज पड़ा कि ये विशेष सत्र बुलाना पड़ा और ये बिल अभी पेश करना पड़ा। क्योंकि अगर आप अभी बिल इसके पेश कर भी देते, इस बिल को पारित भी कर देते हैं, तो ये इम्प्लीमेंट 2024 के इलेक्शन में नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसे करने के लिए आपको जातिगत जनगणना करनी पड़ेगी, जो कि जातिगत जनगणना इतने कम दिन में पॉसिबल नहीं है। 2020 में जातिगत जनगणना होनी थी, जिसके बाद से कोविड-19 के वजह से जातिगत जनगणना नहीं हो पाई थी। तो अब सवाल ये है कि अगर 2024 में ये चीज इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा तो जितनी सारी पार्टियां हैं वो तो यही आरोप लगा रही है कि अभी ये बिल को पारित करा के आखिर बीजेपी करेगी क्या, क्योंकि बिल्कुल हम जिस तरह से अगर अब फिलहाल वर्तमान की बात करें तो 82 ऐसी सीट हैं जो महिलाओं के लिए आरक्षित है। अगर ये बिल पास हो जाता है, कानून बन जाता है, तो 181 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगी। तो क्या हम अनारक्षित सीट से भी कोई महिला चुनाव लड़ सकती है? देखिए पूनम, अभी प्रयास ये लगाया जा रहा है कि जो आप पंचायत का इलेक्शन देखती हैं, पंचायत जो चुनाव होता है उसमें आप देखती होंगी कहीं ना कहीं जो उसमें भी आरक्षण का ये है प्रावधान है उसमें। तो उसमें क्या किया जाता है कि जो महिला होती हैं उनके चेहरे पे लड़ा जाता है और प्रधान दिखाया जाता है गांव में कि प्रधान इनकी बीबी है और उनके जो पति रहते हैं जो लड़वाते हैं उन्हें, तो चेहरा उन्हीं का कहीं ना कहीं सामने होता है। ऑन पेपर वो जो उनकी पत्नी है, जो महिला है, आरक्षित सीट है, वो होती है। अब कुछ विपक्षी दलों का ये भी कहना, कुछ नेताओं का ये भी कहना है अगर ये चीज इम्प्लीमेंट हो जाए तो पंचायत इलेक्शन में, पंचायत चुनाव में जो होता है वो भी हमें देखने को मिल सकता है। अगर आज ये बिल पास होता भी है संसद भवन में, आज ये बिल पास हो भी जाता है तो 2024 में ये कानून जो है वो लागू नहीं हो पाएगा। तकनीकी खराबी की वजह से ओम का हमारे साथ संपर्क टूट गया है। महिला आरक्षण बिल से जुड़ी बड़ी जानकारी। 27 सालों से बिल पेंडिंग है। आज 7 घंटे महिला आरक्षण बिल पर ही चर्चा की जाएगी।
नई संसद में स्पेशल सत्र के दूसरे दिन केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक को लोकसभा में पेश कर दिया। नारी शक्ति बंधन अधिनियम के नाम से पेश बिल में संविधान के 128वें संशोधन में लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान रखा गया है। इस बिल में SC/ST के लिए आरक्षित सीटों में महिलाओं के लिए भी 1/3 कोटा होगा। इस साल के विधानसभा चुनाव 2024 के आम चुनाव में महिला आरक्षण लागू होना मुश्किल है, क्योंकि कानून बनने के बाद पहली जनगणना और परिसीमन में महिला आरक्षित सीटें तय होंगी। 2021 में होने वाली जनगणना अब तक नहीं हो सकी है। ऐसे में महिला आरक्षण 2026 से पहले लागू होने की संभावना कम है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बिल पेश करते हुए कहा कि इससे लोकसभा में महिलाओं की संख्या 82 से 181 हो जाएगी। इसमें 15 साल के लिए आरक्षण का प्रावधान है। संसद को इसे बढ़ाने का अधिकार होगा। इसी बीच बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर मामले में आज सुनवाई। गैंगस्टर मामले में MP MLA कोर्ट में आज सुनवाई होगी। 2009 में हुई हत्या और हत्या के प्रयास का ये मामला है, जिस पर आज सुनवाई होनी है। मीर हसन ने मुख्तार अंसारी पर केस दर्ज कराया था। इस मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 2009 में हुई हत्या और हत्या के प्रयास का ये मामला है। मीर हसन ने मुख्तार अंसारी पर केस दर्ज करवाया था और इसी को लेकर बड़ा अपडेट, जहां मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर मामले में आज सुनवाई होनी है। गैंगस्टर मामले में MP MLA कोर्ट में आज सुनवाई होगी और इसी के साथ 2009 में यह हत्या हुई थी और हत्या का प्रयास का ये मामला, जिसमें आज सुनवाई होनी है। मीर हसन ने मुख्तार अंसारी पर केस दर्ज कराया था, जिसे लेकर आज MP MLA कोर्ट में सुनवाई होगी। मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर मामले में आज सुनवाई होनी है। बड़ा अपडेट, जहां गैंगस्टर मामले में MP MLA कोर्ट आज सुनवाई करेगा। 2009 में यह हत्या हुई थी और हत्या के प्रयास का ये पूरा मामला, जिसे लेकर आज सुनवाई होगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल को विपक्ष पचा नहीं पा रहा है। उन्होंने बिल पर मिल रहे जन समर्थन पर बोलते हुए कहा कि भारत भर में लोग संसद में नारी शक्ति बंधन अधिनियम को पेश किए जाने पर खुश हैं। ये महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मोदी सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अमित शाह ने कांग्रेस की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि टोकनिज्म को छोड़कर कांग्रेस कभी भी महिला आरक्षण को लेकर गंभीर नहीं रही। या तो उन्होंने कानूनों को समाप्त होने दिया या उनके मित्र दलों ने विधेयक को पेश होने से रोक दिया। उनका दोहरा चरित्र जो है वो कभी छुपेगा नहीं, चाहे वो श्रेय लेने के लिए कितने ही स्टंट क्यों ना कर लें। तो वहीं सुशील मोदी ने नए संसद भवन और महिला आरक्षण बिल पर बोलते हुए कहा कि यह ऐतिहासिक दिन है और इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को जाता है। नई संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलने वाला बिल पेश किया जाएगा। इसका इंतजार इस देश की महिलाएं काफी समय से कर रही थी और आज वो दिन आ गया है जब इस बिल को पेश किया जाना है और 7 घंटे तक इस बिल पर बहस होनी है। ऐतिहासिक दिन है और ये खबरों में आगे बढ़ेंगे। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने महिला आरक्षण बिल का विरोध करते हुए कहा कि इससे पहले भी जब ऐसा बिल पेश हुआ था तब हमारी पार्टी ने इसका विरोध किया था। इस बिल में सबसे बड़ी कमी यह है कि इसमें OBC और मुसलमान महिलाओं के लिए कोटा नहीं रखा गया, इसलिए हम इसके खिलाफ हैं। तो OBC बिल को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पहले भी इस तरह के बिल पेश होते रहे हैं, लेकिन इस महिला आरक्षण बिल के हम खिलाफ है, क्योंकि इसमें मुसलमान और OBC महिलाओं को कोटा नहीं दिया गया है। इसी को लेकर ओवैसी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस बिल के पूरी तरह से हम खिलाफ है, क्योंकि आज विशेष सत्र का आज तीसरा दिन है। 5 दिन तक ये सत्र चलेगा। इसमें काफी दिनों से चर्चा महिला आरक्षण बिल को लेकर हो रही थी, जिसे लेकर आज बिल पेश होना है। 7 घंटे तक इस पर सुनवाई होगी। इसे लेकर ओवैसी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि OBC और मुसलमान महिलाओं के लिए इस बिल में आरक्षण नहीं दिया गया, इसीलिए हम इस बिल के खिलाफ हैं। माजी में भी जब इस तरह का एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ था, चाहे वो 96 में हो या फिर जब यूपीए की सरकार थी, हमारी पार्टी ने उसका अपोज इसलिए किया था कि हमने इस बात का डिमांड किया था कि उसमें OBC महिलाओं के लिए और मुस्लिम महिलाओं के लिए भी रिजर्वेशन होना चाहिए। जब आप एक कानून बना रहे हैं ताकि उसमें रिप्रेजेंटेशन हो उन लोगों का जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है,
तो आप देख लीजिए कि अब तक 17 लोकसभा के चुनाव भारत में हुए हैं, उसमें से 8,992 एमपीज मुंतखब हुए हैं, जिसमें से मुसलमान सिर्फ 520 हैं, जो 50% का एक डेफिसिट है। उस 520 में मेरे ख्याल से मुट्ठी भर मुस्लिम खवातीन हैं। तो आप रिप्रेजेंटेशन कहाँ दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं रिप्रेजेंटेशन? जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए ना। तो इस बिल में सबसे बड़ी खामी यह है कि इसमें ओबीसी महिलाओं को और मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई कोटा नहीं रखा गया, इसलिए हम इस बिल के खिलाफ हैं। तो वहीं बीएसपी प्रमुख मायावती ने महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि एससी, एसटी, ओबीसी के महिलाओं को आरक्षण देने की मांग की है। मायावती ने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो इन वर्गों के साथ नाइंसाफी होगी। अगर सरकार उनकी मांग नहीं मानती है तो भी उनकी पार्टी महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन करेगी। कि चर्चा के बाद इस बार ये महिला आरक्षण बिल जरूर पास हो जाएगा, जो ये अभी तक लंबे अरसे से लटका हुआ था। और इस संदर्भ में मैंने अपनी पार्टी की ओर से एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार संसद में ये कहा था कि हमारी पार्टी तो ये चाहती है कि देश की महिलाओं को लोकसभा व राज्य की विधानसभाओं में आरक्षण 33% देने की बजाय यदि उनके आबादी को भी ध्यान में रखकर 50% आरक्षण दिया जाता है तो इसका भी हमारी पार्टी पूरे तय दिल से स्वागत करेगी। सरकार इसके बारे में भी जरूर सोच विचार करे। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा था कि महिलाओं को जो भी आरक्षण दिया जाता है तो उसमें से एससी, एसटी व ओबीसी वर्गों की महिलाओं का आरक्षण का कोटा अलग से सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अर्थात इन्हें यानी कि एससी व एसटी को अब तक मिल रहे कोटे में शामिल ना किया जाए, क्योंकि बात ये चल रही है कि जो पहले से एससी, एसटी को आरक्षण मिला हुआ है लोकसभा व विधानसभा में, जो भी इनको आरक्षण है तो उसमें से इनको कोटा दिया जाए। हमारी पार्टी को पूरी उम्मीद है कि चर्चा के बाद इस बार ये महिला। वहीं मोदी सरकार ने 27 सालों से लंबित महिला आरक्षण बिल सदन में पेश कर दिया है। इससे पहले सोमवार की शाम को हुई मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक में इस बिल को मंजूरी दी गई थी। इस रिपोर्ट में देखिए। वाली संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा गया। इस समिति ने 9 दिसंबर 1996 को लोकसभा को अपनी रिपोर्ट पेश की। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार ने 26 जून 1998 को 12वीं लोकसभा में पेश किया। विधेयक पारित होने से पहले अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार गिर गई और 12वीं लोकसभा भंग हो गई। दोबारा सत्ता में लौटी एनडीए सरकार ने 22 नवंबर 1999 को 13वीं लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पेश किया। 13वीं लोकसभा में अटल सरकार इस विधेयक पर सहमति नहीं बना पाई। एनडीए सरकार ने 2002 और 2003 को भी महिला आरक्षण विधेयक पेश किया था, लेकिन सरकार विधेयक को पारित नहीं करवा सकी। कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार ने 6 मई 2008 में राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक पेश किया। बाद में विधेयक को कानून और न्याय से संबंधित स्थायी समिति के पास भेज दिया गया। 17 दिसंबर 2009 को स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की। सपा, जेडीयू और राजद के विरोध के बीच विधेयक को दोनों सदनों के पटल पर रखा गया। 8 मार्च 2010 को महिला आरक्षण विधेयक दोबारा राज्यसभा के पटल पर रखा गया। सदन में हंगामे और सपा राजद की सरकार से समर्थन वापसी की धमकी के बाद मतदान नहीं हो सका। 9 मार्च 2010 को राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक भारी बहुमत से पास हुआ। महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभा से पारित हो गया है, लेकिन ये बिल लोकसभा से अभी तक पारित नहीं हो सका है। आज लोकसभा में मोदी सरकार ने एक बार फिर से महिला आरक्षण विधेयक पेश किया। अगर मोदी सरकार इस विधेयक दोनों सदनों में पास करवा देती है तो इससे देश की तस्वीर बदल जाएगी। देश की आधी आबादी के वोटों की हर चुनाव में अहम भूमिका होती है। माना जाता है कि चुनाव में महिलाओं के वोट जिसके साथ होते हैं वो ही जीतता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 36% महिलाओं ने बीजेपी को वोट दिया, जबकि 20% महिलाओं ने कांग्रेस को वोट दिया।
यूपी में 46% महिलाओं ने बीजेपी को वोट दिया। नतीजा ये रहा कि बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज की। बंगाल विधानसभा चुनाव में 2016 में 48% महिलाओं ने टीएमसी को वोट दिया, जबकि 2021 में 50% महिलाओं ने टीएमसी को वोट दिया। नतीजा ये रहा कि दोनों ही बार टीएमसी जीती। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को 60% महिलाओं ने वोट दिया, जबकि 33% महिलाओं ने बीजेपी को वोट दिया। इसका नतीजा ये रहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव जीत गई। भारत में मतदाताओं की बात करें तो पुरुष मतदाता की संख्या 47.27 करोड़ और महिला मतदाताओं की संख्या 43.78 करोड़ है। प्रतिशत के आंकड़ों में पुरुष मतदाता करीब 52% और महिला मतदाता लगभग 48% है। वहीं मतदान के मामले में भी पुरुषों से महिलाएं आगे रही हैं। पुरुष मतदाताओं ने लगभग 67.01% मतदान किया, तो महिला मतदाताओं ने लगभग 67.18% वोटिंग की। केंद्र सरकार ने नारी शक्ति बंधन नाम से महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में पेश कर दिया है। अगर मोदी सरकार इस बिल को पारित कराने में सफल रहती है तो इस संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ जाएगा। उनकी आवाज सरकार तक और दमदार तरीके से पहुंचेगी। एएमबी नेटवर्क ब्यूरो। तो वहीं कनाडा खालिस्तानी आतंकियों का आज सबसे बड़ा पराहकार बन चुका है। वो आतंकी हैं जो पंजाब को आतंकवाद की दलदल में डुबोने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। कनाडा के पीएम की ओर से हाउस ऑफ कॉमन्स में दिया गया बयान हो या फिर विदेश मंत्री मेलानी जोली की ओर से भारतीय राजनयिक का निष्कासन इसी ओर इशारा करते हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। भारत और कनाडा के रिश्तों में आने वाले दिनों में और अधिक खटास पैदा हो सकती है। अभी हाल ही में ही कनाडा सरकार की ओर से मुक्त व्यापार समझौता रोकने का फैसला सुलझा भी नहीं था कि अब ट्रूडो ने एक और भारत विरोधी मामले को हवा दे दी है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के एक बेतुके बयान से लोकतांत्रिक देश भारत की छवि धूमिल हो सकती है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हाउस ऑफ कॉमन्स को संबोधित करते हुए कहा, Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. वहीं कनाडा के विदेश मंत्री मेलानी जोली ने भारत के चीफ इंटेलिजेंस अधिकारी को निष्कासित कर दिया है। First and foremost, I would like to extend my condolences to the family and loved ones of Hardeep Singh Nijjar. The allegations that a representative of a foreign government may have been involved in the killing of a Canadian citizen here in Canada on Canadian soil is not only troubling, but it is completely unacceptable. If proven true, this would be a grave violation of our sovereignty and of the most basic rule of how countries deal with each other. We've been clear, we will not tolerate any form of foreign interference. उन्होंने कहा कि कनाडा के इस कूटनीतिक कदम से दिल्ली और ओटावा के बीच के संबंध और खराब हो सकते हैं। बता दें कि सारे फसाद की जड़ खालिस्तानी आतंकवाद के आगे कनाडा सरकार का झुकाव है। भारत के विदेश मंत्रालय के सामने आई प्रतिक्रिया इस बात का खुलासा करती है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस बयान और कार्रवाई को बेबुनियाद करार दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत कनाडा के आरोपों को खारिज करता है। कनाडा में हिंसा के किसी भी काम में भारत सरकार की भागीदारी के आरोप बेतुके और प्रेरित हैं। हम कानून के शासन का पालन करने वाला एक लोकतांत्रिक राजनीतिक देश है। इस तरह के निराधार आरोप खालिस्तानी आतंकवादियों और चरमपंथियों से ध्यान हटाने की कोशिश करते हैं, जिन्हें कनाडा में आसरा दिया गया है। ये आतंकी भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा बने हुए हैं। इस मामले पर कनाडा की सरकार की ओर से कोई ठोस कदम न उठाना लगातार चिंता का विषय बनता जा रहा है। कनाडा में हत्या, मानव तस्करी और संगठित अपराध सहित कई अवैध गतिविधियों को जगह दी गई है। कनाडा में हत्या, मानव तस्करी और संगठित अपराध सहित कई अवैध गतिविधियों को जगह दी गई, ये कोई नई बात नहीं है। हम भारत सरकार को ऐसे घटनाक्रम से जोड़ने के किसी भी प्रयास को अस्वीकार करते हैं।
हम कनाडा सरकार से आग्रह करते हैं कि वो अपनी धरती पर एक्टिव सभी भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ जल्द और प्रभावी कानूनी कार्रवाई करें। बता दें कि कनाडा सरकार जिस आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में भारत की एजेंसियों को दोषी ठहराने की कोशिश कर रही है, वो आतंकी संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स का सरगना था। 2007 में पंजाब के लुधियाना में हुआ बम विस्फोट या फिर हिंदू पुजारी की दिन दहाड़े हत्या कई मामलों में वांछित अपराधों में शामिल था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इस आतंकवादी पर 10 लाख रुपए की नकद इनाम की घोषणा की थी। अब सवाल ये है कि क्या खालिस्तानी आतंकियों के समर्थन में कनाडा सरकार इस स्तर पर पहुंच गई है कि दुनिया सबसे प्राचीन लोकतंत्र पर सवाल खड़े कर दिए गए। एएमबी नेटवर्क ब्यूरो। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों के साथ चल रही मुठभेड़ खत्म हो गई है। सुरक्षा बलों ने 3 अधिकारियों की शहादत का बदला ले लिया। कोकरानाम के पीर पंजाल की पहाड़ियों पर छिपे लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर उजैर खान को ढेर कर दिया गया है। सुरक्षा बलों ने उजैर खान के साथ एक आतंकी का शव बरामद किया है। सुरक्षा बलों ने कोकरनाग में आतंकियों के खिलाफ यह ऑपरेशन 12 सितंबर को शुरू किया था, जिसके अगले दिन मुठभेड़ में सेना के कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धोचक और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट शहीद हो गए थे। इसके बाद आतंकी वहां से भाग गए थे। इन आतंकियों की तलाश के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया था। इन आतंकियों में लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर उजैर खान भी शामिल हैं। इस मुठभेड़ में उजैर का शव भी बरामद कर लिया गया। जिस इलाके में छिपे हुए थे वो कोकरनाग का गैरौल गांव है। इसी वजह से सेना ने इसका नाम ऑपरेशन गैरौल दिया था। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुजफ्फरनगर पुलिस ने चेकिंग के दौरान नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार की घटना और अपहरण के मामले में रेपिस्ट को गोली मारकर घायल किया। पुलिस ने आरोपी से एक तमंचा, जिंदा कारतूस और चोरी की बाइक भी बरामद की है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी पर जुआ खेलने, जानलेवा हमला, गौकसी, अपहरण, बलात्कार से करीब 9 केस दर्ज हैं। पुलिस ने घायल आरोपी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। जब पीड़िता के परिवार को आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना मिली तो परिवार ने सीएम योगी को धन्यवाद दिया। आज शाम को हमारी पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी, तो एक बाइक सवार संदिग्ध को रोका गया वहाँ पे, तो वो रुका नहीं और वो भागने का प्रयास किया। जब उसे रोकने का फिर से प्रयास किया गया तो उसने पुलिस पार्टी पे फायर किया। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ फायर किया, जिसमें वो बदमाश को गोली लगी और वो घायल हो गया। मौके पे आके देखा गया तो घायल पड़ा था। उससे पूछा गया तो उसने अपना नाम नावेद बताया और रहने वाला थाना भोपा का बताया। उसके बारे में जानकारी की गई तो पता चला कि वो भोपा से भी वांटेड है गोकसी में, और यहाँ कोतवाली नगर में एक पॉक्सो का मुकदमा लिखा गया है जिसमें बलात्कार की बात है, उसमें भी ये वांटेड चल रहा था। तो क्या क्या बरामद हुआ है? वहीं मुरादाबाद के कांट थाना क्षेत्र के रसूलपुर इलाके में परीक्षा देकर लौट रही कक्षा 9वीं की छात्रा पर बाइक सवार बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। बदमाशों ने छात्रा के चेहरे और गले पर हमला किया। पीड़ित छात्रा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। केस दर्ज करके पुलिस जांच में जुट गई है। देखिए, कल एक जानकारी मिली थी कांट थाना क्षेत्र में एक छात्रा के साथ में कुछ लोगों ने उसके साथ में धक्का मुक्की किया और उसको मारने का भी प्रयास किया, जिसमें उसको चोट भी लगी है। और इसी पे थाना हमारे कांट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। और 2 लोगों की जानकारी मिली है, 2 लड़कों के बारे में, जो कि पहले से ये था कि पहले तो उन्होंने आरोप लगाया था कि परिवार के कुछ लोगों के द्वारा उसके ऊपर हमला कराया गया है, लेकिन बाद में 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ में इसमें तहरीर दिया गया है, जिसमें अभी कुछ लोगों का नाम प्रकाश में है। जल्दी उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और पुलिस इसमें उनके खिलाफ शुरुआती जो जांच आप लोगों ने कुछ करी होगी, मकसद क्या निकला उसमें? देखिए, पहले तो जो छात्रा के जो परिजनों के द्वारा ये लगाया गया था कि उनके परिवार से कोई उनका झगड़ा चल रहा है, तो उनके द्वारा ये घटना कराई जा सकती है, लेकिन बाद में उनके द्वारा अज्ञात में तहरीर दिया गया है। और अभी तक की जो जानकारी है उसमें लड़की के द्वारा इस तरह कोई चीज़ नहीं बताई, वो लड़कों को जानती नहीं है, तो उन लड़कों को पता किया जा रहा है और जल्दी उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। कुछ लोगों का नाम इसमें प्रकाश में आया है, उसमें हमारी टीम लगी और जल्दी इसमें कर रही है। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए एएमपी नेटवर्क।